कैमरे के सामने टॉम अपनी पत्नी को उनकी शादी के दिन खुद को डिलीट करने के बारे में समझाता है। फिर वह पूरी कहानी साझा करता है जो कुछ महीने पहले हुई थी। टॉम और उसकी प्रेमिका ईव ने द मिलेनियम प्रोजेक्ट नामक कंपनी का एक विज्ञापन पढ़ा जिसमें एक शोध अध्ययन के लिए विवाहित जोड़ों की तलाश की जा रही थी। ये 30 दिनों तक चलेगा और भुगतान $50,000 है। ईव बताती है कि टॉम के पास अपनी किताब खत्म करने के लिए पर्याप्त समय होगा और पैसा उन्हें अंततः एक साथ जीवन शुरू करने की अनुमति देगा। वे वास्तव में शादीशुदा नहीं हैं, इसलिए वे झूठ बोलने के लिए सहमत हैं। एक साक्षात्कार के लिए वैज्ञानिकों से मिलने से पहले टॉम ने खुलासा किया कि उसने एक अंगूठी खरीदी है और ईव को प्रस्ताव दिया है ताकि प्रयोग समाप्त होने के बाद वे शादी कर सकें। ईव स्वीकार करती है और देखती है कि अंगूठी पर 9/23 अंक खुदे हुए हैं, इसलिए टॉम कहता है कि यही वह दिन है जब उसने उसका दिल चुराया था। फिर युगल निर्देशक से मिलते हैं जो बताते हैं कि वह हनीमून चरण का अध्ययन कर रहे हैं और यह भावना आखिरकार क्यों खत्म हो जाती है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि सांख्यिकीय रूप से अधिक विवाह विफल हो जाएंगे क्योंकि केवल विशेष रिश्ते ही जीव विज्ञान से आगे रह सकते हैं। निर्देशक शादीशुदा थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी पत्नी की बचपन में ही मृत्यु हो गई। यह उनकी मृत्यु थी जिसने उन्हें यह अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। टॉम और ईव झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि उनकी शादी को 1 महीना हो गया है, फिर उनका अलग से साक्षात्कार लिया गया। उनके उत्तरों के बीच विरोधाभास बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन वे एक दूसरे के लिए प्यार भी दिखाते हैं। कुछ समय बाद अध्ययन के लिए चुने गए सभी जोड़े सुविधा में एकत्रित होते हैं। टॉम स्पष्ट रूप से घबराया हुआ है और जबकि उसे अभी भी यकीन है कि वह ऐसा करना चाहता है, उसने उल्लेख किया है कि यदि उनमें से कोई भी किसी भी समय प्रयोग को छोड़ना चाहता है तो उनके पास एक सुरक्षित शब्द होना चाहिए। ईव सहमत है और उन्होंने 9/23 को अपने सुरक्षित शब्द के रूप में चुना है। फिर निर्देशक प्रयोग की शुरुआत की घोषणा करता है और पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग दरवाजों से बाहर निकालकर जोड़े अलग हो जाते हैं। फिर ईव को एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वह सो जाती है। जब वह उठती है तो वह टॉम के साथ बिस्तर पर होती है और दोनों कंपनी द्वारा निर्धारित कपड़े पहन रहे होते हैं। वह टॉम को भी जगाती है और वे एक साथ घर का निरीक्षण करते हैं। जब वे लिविंग रूम में एक होलोग्राम देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यह मध्यस्थ है जो वैज्ञानिक को अध्ययन के परिणामों को प्रभावित किए बिना उन पर जांच करने की अनुमति देता है। वह उनसे हेडसेट की एक जोड़ी पहनने के लिए कहती है जो जब भी वे अनुभव पर चर्चा करते हैं तो उनके मस्तिष्क की तरंगों को रिकॉर्ड करते हैं। एक साधारण प्रश्न के साथ इसका परीक्षण करने के बाद मध्यस्थ उन्हें बताता है कि मेज पर उपकरण के माध्यम से किसी भी समय उस तक पहुंचा जा सकता है और गायब हो जाता है। अब ये जोड़ा घर देखने के लिए स्वतंत्र है। वे एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर ढूंढते हैं और लिविंग रूम में नाचने और गाने के लिए कुछ संगीत बजाते हैं। वे रसोई की जांच करते हैं और एक भविष्योन्मुखी डिस्पेंसर ढूंढते हैं जो उनके द्वारा मांगा गया कोई भी भोजन या पेला देता है। उन्होंने उस एकमात्र बैग को भी खोल दिया जिसे उन्हें लाने की अनुमति थी। चूंकि वे घर में क्रिसमस मनाएंगे, इसलिए उन्होंने इस अवसर के लिए उपहार खरीदे हैं। ईव ऊपर से नुकीली कुकीज और टॉम की नोटबुक भी लाई है ताकि वह अपने उपन्यास पर काम करना जारी रख सके। हर जगह कैमरे हैं, लेकिन दुख की बात है कि घर में उनके फोन का कोई सिग्नल नहीं है। टॉम के लिए शांति से काम करने के लिए एक बहुत अच्छा कार्यालय भी है। शाम को वे मनोरंजन के लिए डिस्पेंसर से बहुत सी चीजें मांगते हैं। फिर वे चिमनी जलाते हैं और कॉफी टेबल से उठी स्क्रीन पर फिल्म देखने के लिए सोफे पर कुछ शैंपेन लाते हैं। इसके बाद वे शयन कक्ष में जाते हैं और कैमरे को अपने कपड़ों से ढक देते हैं ताकि वे शरारती हो सकें। ईव टॉम को सुरक्षा पहनने की याद दिलाती है और एक बार जब वे आगे बढ़ते हैं तो टॉम सामान्य से अधिक कठोर हो जाता है। उनका काम पूरा होने के बाद ईव काफी हिल गई है, इसलिए टॉम माफी मांगता है और उसे सांत्वना देता है। तीसरे दिन युगल एक फिल्म देख रहा है जिसमें नायक बच्चे को जन्म देता है। बच्चे को स्क्रीन पर देखकर टॉम ये कहने के लिए प्रेरित होता है कि उन्हें एक बच्चा लेना चाहिए, लेकिन ईव तुरंत इस विचार को अस्वीकार कर देती है क्योंकि उसे नहीं लगता कि वे माता पिता बनने लायक हैं। 11वें दिन वे नुकीली कुकीज आजमाने का निर्णय लेते हैं। वह तुरंत एक को काट लेती है, लेकिन टॉम झिझक रहा है, भले ही उसने पहले भी ऐसा करने की कोशिश की हो। उसे आराम करने में मदद करने के लिए ईव कुछ पे तैयार करने जाती है और जब वह वापस आती है तो टॉम को चबाते हुए पाती है। जब प्रभाव शुरू होता है तो युगल लुका छिपी खेलने का फैसला करता है और जब ईव एक यादृच्छिक कमरा चुनता है तो वह दरवाजे को इतनी जोर से धक्का देती है कि वह दीवार में छेद कर देती है। वह थोड़ी देर के लिए बक्सों के पीछे छिपती है लेकिन अंत में बाहर आ जाती है, इसलिए टॉम उसे डराता है।
फिर छिपने की बारी टॉम की आती है और जब ईव गिनती कर रही होती है तो उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद कोई मदद के लिए चिल्लाता है। वह प्रवेश द्वार की ओर दौड़ती है और परियोजना की अन्य पत्नियों में से एक को रोते हुए और अंदर जाने देने के लिए आग्रह करते हुए देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसका पति उसे मारने की कोशिश कर रहा है। ईव दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वह बंद है, इसलिए वह कैमरे की ओर हाथ हिलाने लगती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसी समय पति आता है, महिला का सिर दरवाजे पर मारता है और शव को ले जाता है। जब तक टॉम प्रवेश द्वार पर आता है, लोग जा चुके होते हैं। वे निदेशक से बात करने के लिए कहते हैं, जो होलोग्राम के रूप में प्रकट होता है और रोती हुई ईव को बताता है कि उन्होंने सिस्टम की जांच कर ली है और अन्य सभी जुड़े ठीक हैं। वह उसे फुटेज भी दिखाता है जिसमें ईव कैमरे के सामने तो दिखती है लेकिन बाहर कोई नहीं। टॉम ने निर्देशक के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने कुछ ऊपरी चीजें खा ली, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इससे मतिभ्रम हुआ। हालांकि ईव उस रात सो नहीं सकी क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि यह वास्तविक था। अगले दिन ईव अपने सिरदर्द के लिए कुछ दवा लेती है और बची हुई कुकीज फेंक देती है। टॉम थोड़ा शरारती समय मांगता है लेकिन ईव उसे मना कर देती है और उसे अपनी किताब पर काम करने के लिए कहती है। इसके बाद वे मेज पर बैठते हैं और ईव अपने डिजाइनों पर काम करने लगती है, लेकिन टॉम कुछ भी नहीं लिख रहा है। इसके बजाय वही ईव के मौन रहने के अनुरोध को नजरअंदाज करते हुए दोबारा बच्चे पैदा करने का विषय उठाता है। वह बच्चों के बारे में सोचने से पहले ही उन सभी मुद्दों को इंगित करना शुरू कर देती है जिन्हें उन्हें अपने जीवन में हल करना है, जैसे ये तथ्य कि वह अपने लेखन से जीना चाहता है लेकिन अध्ययन शुरू होने के बाद से उसने कुछ भी नहीं लिखा है। ईव ने वादा किया कि अगर वह अपनी किताब पूरी कर लेगा तो वे एक परिवार पर विचार कर सकते हैं। आशावान महसूस करते हुए टॉम लिखने के लिए कार्यालय जाता है। कुछ क्षण बाद ईव कार्यालय में टॉम से मिलने जाती है और उसे वह कवर दिखाती है जो उसने उसकी किताब के लिए डिजाइन किया है। टॉम स्वीकार करता है कि उसने कोई प्रगति नहीं की है, जो ईव को अजीब लगता है क्योंकि आमतौर पर वह लिखे बिना एक दिन भी नहीं गुजार पाता। उसे संदेह होने लगता है कि क्या यही उसका करियर होना चाहिए, लेकिन ईव उसे अपने सपने को न छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और बताती है कि उसे उसके जुनून से प्यार हो गया है। इसके बाद ईव बिस्तर पर चली जाती है, लेकिन शयनकक्ष की ओर जाते समय उसे एक आवाज सुनाई देती है जिसमें कहा गया है, टॉम पर भरोसा मत करो। जब वह मुड़ती है तो वह टॉम को देखकर चौंक जाती है, जो उसे शरारती होकर रात बिताने के लिए कहता है। हालांकि ईव को अब अजीब लगता है और वह सोने का फैसला करती है। 14वें दिन ईव उनकी कुछ तस्वीरें देख रही है और टॉम बताता है कि उसे वह यात्रा बहुत पसंद आई। हालांकि ईव का कहना है कि यह एक डिजाइन अभ्यास था और उसने उसे फोटोशॉप के साथ जोड़ा। टॉम को आश्चर्य होता है कि क्या वह ठीक है क्योंकि वह हाल ही में अंतरंग नहीं होना चाहती है, लेकिन ईव ने उसे आश्वासन दिया कि वह अभी मूड में नहीं है। शाम को टॉम के बिस्तर पर जाने के बाद ईव मध्यस्थ के संपर्क में आती है क्योंकि यह उसकी आवाज थी जिसने उसे टॉम पर भरोसा न करने के लिए कहा था। मध्यस्थ का कहना है कि टॉम वह आदमी नहीं है जिसके बारे में ईव सोचती है कि वह है, और वह स्वीकार करती है कि फाइलों को देखते हुए उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह जोड़ी पहले सप्ताह से आगे बढ़ जाएगी। इससे पहले कि मध्यस्थ कुछ और कह सके, कॉल समाप्त हो जाती है। उस रात ईव को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह ये देखने के लिए कार्यालय गई कि टॉम ने अब तक क्या लिखा है, लेकिन केवल उस समर्पण पर अटक गई जो उसके प्रति उसके प्यार को दर्शाता है। टॉम उसे ढूंढता है और ईव उससे पूछने का फैसला करती है कि क्या वह उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिससे मध्यस्थ ने जो कहा उसका खुलासा हो सके। वह उससे ये भी पूछती है कि क्या उसने वास्तव में कुकी खाई थी, क्योंकि उसे इसके बाद बुरी हैंगओवर का सामना करना पड़ता था। टॉम क्रोधित हो जाता है और ईव पर उस पर भरोसा न करने का आरोप लगाता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए। हताश ईव कहती है कि उसे उस पर भरोसा है। उसे लगता है कि घर में प्रवेश करने के बाद से चीजें खराब हो गई हैं और मध्यस्थ ने इसे और भी खराब कर दिया है। टॉम बताता है कि यह उन्हें अलग करने के लिए परीक्षण का हिस्सा होना चाहिए और कसम खाता है कि वह उससे कभी झूठ नहीं बोलेगा, जिससे ईव ने उसे गले लगाया और माफी मांगी। तब से ईव ने अधिक सकारात्मक रवैया बनाए रखने का फैसला किया और घर को क्रिसमस की सजावट से ढकना शुरू कर दिया। जब मध्यस्थ उससे बात करने की कोशिश करता है तो ईव उसे उनके जीवन से बाहर निकालने के लिए होलोग्राम की रोशनी को ढक देती है। अगली बार जब वह दर्पण में देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका वजन कुछ बढ़ रहा है। इस बीच टॉम अपने कार्यालय में बहुत कुछ लिख रहा है और जब ईव सजावट समाप्त कर लेती है तो वह उसे चिमनी के सामने कुछ शरारती समय का इनाम देती है।
हालांकि जैसे ही वह उसे चूमता है, वह रुकने के लिए कहती है और उसे दूर धकेल देती है, ये कहते हुए कि उसके चुंबन का एहसास अलग होता है। टॉम उसे गलत साबित करने के लिए उसे चूमता रहता है और उसके पूछने पर नहीं रुकता, इसलिए वह उसके होंठ काटती है और उसे फर्श पर धकेलने के लिए मजबूर करती है। अगले कुछ दिनों तक टॉम ईव को समझाने की कोशिश करता है कि चीजें ठीक हैं, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं करती है। 20वें दिन तक उसके सभी चित्र अविश्वसनीय रूप से डरावने हो गए हैं। उस रात ईव जाग गई जब उसने दीवार के छेद से आवाज सुनी और उसमें से देखा तो पाया कि टॉम मध्यस्थ से बात कर रहा है। टॉम उससे बताता है कि ईव को किसी भी चीज पर भरोसा नहीं है और वह स्थिर नहीं है, इसलिए वह उसके लिए मदद चाहता है। मध्यस्थ ने घोषणा की कि वे उसे हल्की शामक दवा देंगे। गुस्से में ईव लिविंग रूम में भागती है और टॉम कहता है कि यह मध्यस्थ था जिसने फोन किया था, लेकिन ईव बताती है कि उसने कभी कोई घंटी नहीं सुनी और टॉम ने हेडसेट नहीं पहना है। वह डिस्पेंसर के पास भी जाती है और उससे शामक दवा मिलती है। जब वह बताती है कि वह रोजाना जांच नहीं कर रही है और टॉम पर उसके साथ एक पागल व्यक्ति की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाती है, तो उसे मध्यस्थ पर फेंक देती है। टॉम को ये बताने के बाद कि मध्यस्थ उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, ईव गुस्से में वहां से चली गई। उस रात ईव बीमार महसूस करती है और उल्टी करने के लिए बाथरूम की ओर भागती है। शौचालय। ये याद करते हुए कि वह मोटी हो रही है और लगातार पेशाब कर रही है, ईव ने टॉम को बुलाया और उसे बताया कि वह गर्भवती है। टॉम बहुत खुश है, लेकिन ईव घबरा रही है। वह जाना चाहती है और अपने विकल्पों के बारे में बात करना चाहती है। गर्भावस्था को समाप्त करने पर विचार करने के विचार से ही टॉम क्रोधित हो जाता है और वह ईव का अपमान करना शुरू कर देता है, उसे एक बुरी मां कहता है और उसे क्रिसमस के लिए अपने दयनीय अवसाद को छिपाने के लिए कहता है। डर लगता है, ईव साथ खेलती है। 25वें दिन जोड़े उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। टॉम ब्लू रे पर एक फिल्म पाने के लिए उत्साहित है, लेकिन ईव का कहना है कि उसे वह फिल्म नापसंद है और उसने इसे मजाक के तौर पर खरीदा था। ईव को एक कलिंग आयरन मिलता है जो उसे बहुत पसंद नहीं है। जब वह इसे बाथरूम में आजमाती है तो निराश हो जाती है और इसे कूड़ेदान में फेंक देती है। बाद में वह टॉम के साथ सोफे पर बैठ जाती है, जो उस पर प्रयास न करने का आरोप लगाता है। वह बच्चे के बारे में भी बात करना चाहता है, लेकिन ईव उसकी किताब के बारे में पूछकर उसे चुप करा देती है। एक बहस शुरू हो जाती है और ईव कहती है कि टॉम उसकी तरह काम नहीं कर रहा है, लेकिन टॉम बस अधिक पॉपकॉर्न लेने के लिए चला जाता है। ईव मध्यस्थ को कॉल करने और मदद मांगने के अवसर का उपयोग करती है, लेकिन मध्यस्थ का कहना है कि वह केवल निरीक्षण कर सकती है और हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। रोते हुए ईव स्वीकार करती है कि उनकी शादी नहीं हुई है और किसी तरह वह 6 महीने की गर्भवती है, लेकिन मध्यस्थ केवल यह जवाब देता है कि टॉम उसका किरदार निभा रहा है और गायब हो जाता है। उत्तर के लिए बेताब ईव टॉम की नोटबुक पढ़ने जाती है और उसे आश्चर्य होता है कि केवल उपन्यास के पन्ने वही हैं जो उसने घर में प्रवेश करने से पहले लिखे थे। यहाँ वह जो कुछ भी लिख रहा है वह उसकी कहानी नहीं है, बल्कि बच्चों के नामों की अविश्वसनीय रूप से लंबी सूची है। ईव टॉम से भिड़ने जाती है, जो कहता है कि वह लिखने में सक्षम नहीं है क्योंकि ईव उस पर दबाव डाल रही है। गुस्से में ईव उस पर चिल्लाती है और जाने से पहले नोटबुक फेंक देती है। बाद में बाथरूम में ईव निराशा में कूड़ेदान को लात मारती है और वह सारी सुरक्षा ढूंढ लेता है जिसका वे उपयोग कर रहे हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि वे सभी लीक हो रहे थे और जब उसने रैप की जांच की तो उसे पता चला कि टॉम ने जानबूझकर उसमें छेद कर दिया है। वह कलिंग आयरन को भी देखती है और एक विचार प्राप्त करती है। कुछ क्षण बाद ईव ने टॉम को अपने साथ स्नान करने के लिए आमंत्रित किया। जब वे नेवर हैव आई एवर खेलते हैं तो वह उसके शराब के गिलास को महसूस करती रहती है और जब ईव कहती है कि उनकी कभी शादी नहीं हुई है तो टॉम गलत हो जाता है। वह स्वीकार करती है कि वह उसे गर्भवती होने के लिए मजबूर करने के बारे में जानती है और कई बार 9/23 का उल्लेख करती है, लेकिन टॉम को ये समझ में नहीं आता है। परेशान होकर ईव रसोई में जाती है और एक चाकू चुरा लेती है, जिसे वह तब छिपा देती है जब टॉम उसे बिस्तर पर लाने आता है। शयन कक्ष में ईव तकिए के नीचे चाकू छिपाती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम उसे छूना शुरू कर देता है, भले ही वह उसके हाथों को दूर धकेलती रहती है। टॉम उसे याद दिलाता है कि वे शादीशुदा हैं और उसे एक पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, इसलिए ईव ने भागने की कोशिश करने से पहले चाकू से उसका हाथ काट दिया। गुस्से में टॉम उसके बाल पकड़ता है और उसे बिस्तर पर फेंक देता है, लेकिन ईव उसे लात मारती है और दरवाजा बंद करके बाथरूम की ओर भाग जाती है। फिर वह कलिंग आयरन को पकड़ती है, जो इस समय गर्म हो रहा है, और उसे अपने निजी क्षेत्र में डाल देती है।
दर्द असहनीय है और वह इतनी गहराई तक नहीं जा सकती कि बच्चे को मार सके जैसा वह चाहती थी। गुस्से में टॉम दरवाजे का शीशा तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है, लोहे को स्नानघर में फेंक देता है और बिजली चली जाती है। फिर वह ईव को धमकी देता है, यदि उसने फिर कभी बच्चे को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो वह उसे मार डालेगा। जल्द ही बिजली बहाल कर दिया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि निदेशक उनका प्रवास समाप्त कर रहे हैं क्योंकि स्पष्ट रूप से वे विफल हो रहे हैं। टॉम की प्रतिक्रिया से भयभीत होकर ईव ने उसे आश्वासन दिया कि वह ठीक है, इसलिए निदेशक ने उन्हें तब तक रहने की अनुमति दी जब तक ईव शामक दवा लेती है। जब ईव पूछती है कि मध्यस्थ को क्या हुआ, तो निदेशक कहता है कि उसे निकाल दिया गया था। बाद में टॉम ने एक विशेष रात्रिभोज के साथ ईव को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन उसे अपना भोजन काटने के लिए चाकू नहीं रखने दिया। दरअसल रसोई के सारे चाकू छिपा दिए गए थे। फिर वह उसे अपने साथ नृत्य करने के लिए मजबूर करता है और ईव पूछती है कि असली टॉम कहाँ है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से वह नहीं है। टॉम ने सवाल को नजरअंदाज कर दिया और उसे चूम लिया, इसलिए ईव ने मौके का फायदा उठाते हुए उस पर कांटे से कई बार वार किया। जैसे ही टॉम गिरता है, ईव उसके भोजन से चाकू उठाती है और दीवार के छेद की ओर भागती है, जिसे वह अंदर जाने के लिए बड़ा करती है। एक संकीर्ण गलियारे से गुजरते हुए ईव को एक दरवाजा मिलता है और वह अनुसंधान सुविधा में बाहर आती है। जब वह किसी के आने की आवाज सुनती है तो वह एक यादृच्छिक कमरे में प्रवेश करती है और सोती हुई महिलाओं का एक समूह देखती है जो बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। बड़े स्क्रीन पर प्रोजेक्ट के सभी जुड़ों को मेमोरी मैपिंग के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है और बिस्तर से महिला को क्लोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वहां एक तितली भी उड़ रही है जो आनुवंशिक स्मृति तक पहुंच के लिए जानी जाती है। उसी समय गार्ड और निर्देशक को ईव मिल जाती है, जो स्वीकार करता है कि उसने टॉम का क्लोन बनाया है और असली का उपयोग क्लोन की मेमोरी में अंतराल को भरने के लिए किया जा रहा है। दिमाग का नक्शा बनाना असंभव हुआ करता था, इसलिए उन्होंने एक ही समय में कई क्लोनों के साथ काम करने और तकनीक को सही करने के लिए यह प्रयोग शुरू किया। ईव असली टॉम को देखना चाहती है और जब निर्देशक मना कर देता है तो वह महिलाओं में से एक को जगाती है और चाकू की नोक पर उसे बंधक बना लेती है। ऐसा पता चलता है कि निर्देशक ने अपनी पत्नी का क्लोन बना लिया है और उसे हमेशा के लिए वापस लाने की तकनीक में सुधार करने की कोशिश कर रहा है। वह मध्यस्थ के रूप में उसके मस्तिष्क की मैपिंग का भी उपयोग कर रहा है। ईव की धमकियों के बाद गार्ड ने अपने हथियार गिरा दिए और एक उस पर फेंक दिया। फिर एक गार्ड टॉम को लाने के लिए गया। जबकि निर्देशक अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश करता है, ईव को एहसास होता है कि महिला नहीं जानती कि वह एक क्लोन है और उसे सच्चाई बताती है। दुखी होकर पत्नी ने निदेशक से कहा कि वह अब उससे प्यार नहीं करती। फिर गार्ड टॉम के साथ वापस आता है, जो अंततः ईव के साथ फिर से मिलता है। जैसे ही वे गले मिलते हैं, ईव गोली चलाती है और निदेशक, पत्नी, क्लोन और सभी गार्डों को मार देती है। फिर युगल भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब वे गलियारे में पहुंचते हैं तो उन्हें एक और टॉम मिलता है और दोनों व्यक्ति एक दूसरे पर क्लोन होने का आरोप लगाते हैं। उन दोनों का खून बह रहा है, इसलिए ईव अपने बगल वाले को चूमती है और महसूस करती है कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह पीछे हटती है, दोनों टॉम्स 9/23 कहते हैं और उसके बारे में वे सभी बातें सूचीबद्ध करना शुरू करते हैं जो वे जानते हैं। ईव को नहीं पता कि किसे गोली मारनी है, इसलिए इसके बजाय वह बच्चे को मारने की धमकी देती है। एक टॉम उसे ऐसा करने के लिए कहता है, जबकि दूसरा कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए ईव उस टॉम को मार देती है जिसने ना कहा था। अचानक ईव से खून बहने लगता है और टॉम को उसे बाहर ले जाना पड़ता है। युगल भाग जाता है, लेकिन ईव बच्चे को खो देता है। जब 9/23 आता है तो वे खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। हनीमून के दौरान वे अंतरंग होने लगते हैं, लेकिन जब ईव रैप देखती है तो वह घबरा जाती है और देखती है कि इसमें भी छेड़छाड़ की गई है। वह टॉम को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे गर्दन से पकड़ लेता है और यह कहते हुए उसका गला घोंट देता है कि वह उससे प्यार करता है। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है तो टॉम ने सीपीआर करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपने अपराध को छुपाने के लिए वह कुछ का इस्तेमाल करता है, रस्सी से ये दिखाना कि उसने ये सब अपने साथ किया है। वर्तमान में कहानी बताने वाले टॉम की ओर लौटते हुए वह रोते हुए कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि ईव ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वह एक आदर्श पति था।